Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 2nd, chapter number 22, variations and genetics, and the topic name is Introduction to Mendel's Laws of Inheritance and some important terms that is described by the Mendels. So start करते हैं. फर्स्ट वन मैंडल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. मैंडल ऑस्ट्रिया में प्रीस्ट था, ऑस्ट्रिया के अंदर रह रहा था और वहाँ पर ये क्या था, प्रीस्ट था. अब 1822 के अंदर मैंडल बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है और ये सोचता था कि जो खसूसियात हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल जब होती हैं, उन खसूसियात की मुंतकिली को सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं. और उसने उन फैक्टर्स को क्या नाम दिया? उसने उन फैक्टर्स को नाम दिया था, जीन्स का नाम दिया. और इसने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूज़ किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया एक प्लांट को, और वो प्लांट था पाइजम सैटिवम. वो कौन सा था? पाइजम सैटिवम, यानी मटर का प्लांट था. पाइजम सैटिवम मटर का प्लांट था, पी प्लांट था. इसने उसको चूज़ किया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तकरीबन इसने 28,000 के करीब पाइजम सैटिवम या पी प्लांट की इसने पौधों को इस्तेमाल किया है. और इसने और स्टडी किया है. कितनी स्टडी की है इसने? ओनली 7 ट्रेड्स. 7 ट्रेड्स आर स्टडीड बाय द मैंडल्स. और इसने इसका जो वर्क है वो पब्लिश्ड हुआ है 1866 के अंदर. 1866 के अंदर इसका जो वर्क है वो क्या हुआ? पब्लिश्ड हुआ. और उसके बाद 1884 में इसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है. और इसकी डेथ के बाद 1900 के अंदर, 1900 के अंदर इसके डेथ के बाद क्या हुआ? 1900 के अंदर इसके जो लॉज हैं उसको मॉडिफाई किया गया, बल्कि रिजेक्ट नहीं किया गया. सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? इसके लॉज, मैंडल्स के जो लॉज हैं उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया. हम वो भी देखेंगे कि उन्होंने क्या उसको मॉडिफिकेशन की थी, क्या चेंजेस की थी थोड़ी बहुत. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. अब वो 2 लॉज थे. पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो हम देखेंगे कि मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइजम सैटिवम का ही उसने चूज़ क्यों किया, उसका इंतखाब किया, क्यों किया, या फिर वो कौन सी ऐसी टर्म है जो यहाँ पर आपके मैंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इस्तेमाल होंगी या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इस्तेमाल होंगी. पहली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइजम सैटिवम की या पी प्लांट की, जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया कि ये जो प्लांट था पाइजम सैटिवम का, ये बहुत ही जल्दी ग्रो करता था. इट इज़ इजी टू कल्टीवेट, इसको उगाने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती थी. सेकंड वन इज इसके जो फ्लावर्स है वो थे हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है डेट विल बी प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर. मेल प्लस फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो मौजूद होंगे सेम फ्लावर के ऊपर, और हम इसको नाम देंगे हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं. थर्ड वन इज ये जो प्लांट्स ये नॉर्मली तौर पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे. पाइजम सैटिवम के जो फ्लावर हैं वो नॉर्मली तौर पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर लेंगे. तो ये बहुत बड़ा इसके पास एडवांटेज था कि इसको सिलेक्ट किया जा सके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इसका जो जनरेशन पीरियड था ये बाकी प्लांट के निस्बत क्या था? कम था. बहुत आसानी से इसे ग्रो करवाया जा सकता था और इसका जो जनरेशन टाइम था वो भी क्या था? कम था. एंड लास्ट वन इज इसने इसके अंदर जितनी भी ट्रेड्स इसने 7 स्टडी की हैं, वो जितनी भी ट्रेड्स थी उन तमाम ट्रेड्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी. कितने ट्रेड स्टडी की गई हैं यहाँ पर? इसने स्टडी की हैं 7 ट्रेड्स स्टडी की हैं, और इन 7 ट्रेड्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स लाजमी तौर पे मौजूद थी. अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती थी, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती थी. चलिए जी, अब हम 7 ट्रेड्स देख लेते हैं. वो कौन से 7 ट्रेड्स थी? फर्स्ट वन इज सीड शेप. सेकंड जो थी वो थी सीड कलर. थर्ड वन इज स्टेम लेंथ. फोर्थ वन इज पॉड शेप. फिफ्थ वन pod color. Seventh one flower position. तो कितने ट्रेड्स हो चुकी हैं आपके पास? ट्रेड्स आ चुकी हैं, आई हैं यहाँ पर 6 ट्रेड्स हैं. अब जो लास्ट ट्रेड है ये है
फ्लावर कलर। ठीक है, सो ये थे 7 ट्रेड्स। ये क्या थे? ये 7 ट्रेड्स थी जो स्टडी की गई मेंडल्स की तरफ से। इन 7 ट्रेड्स में देखिए उसकी जो सीड की शेप थी वो सीड की शेप 2 थी, या तो सीड स्मूथ था, स्मूथ मीन्स या तो उसका सीड जो था वो राउंड होता था, अगर राउंड नहीं होता था तो फिर क्या था, वो रिंकल्ड होता था, यानी कि झरीदार होता था, रिंकल्ड था। सेकंड वन इज सीड के कलर भी 2 थे, या तो वो ग्रीन थी, ग्रीन होता था उसका कलर, या फिर उसका कलर होता था येलो। तो देखिए उसने 7 ट्रेड स्टडी की हैं, और वो जो 7 ट्रेड्स हैं हर ट्रेड की कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स निकल रही हैं? 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स निकल रही हैं, येलो एंड ग्रीन। जो स्टेम थी उसकी लेंथ टॉल था या फिर वो था ड्वार्फ। थर्ड नेक्स्ट पॉड शेप, पॉड शेप में आ जाता था कि उसका जो पॉड है वो नॉर्मल है या फिर वो कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब पिचका हुआ, नॉर्मल का मतलब फूला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी तरह से पॉड का कलर क्या था? पॉड का कलर आ गया, पॉड का कलर अगेन ग्रीन था या फिर क्या था? येलो था। नेक्स्ट वन इज फ्लावर की पोजीशन। अब फ्लावर की पोजीशन भी 2 थी, या तो फ्लावर क्या था? टर्मिनल होता था या फिर फ्लावर था एक्सियल था। अब टर्मिनल का मतलब कि एक बड़ी स्टेम के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे मौजूद होगा, बड़ी स्टेम पे मौजूद होगा। एक्सियल का मतलब जो साइडों वाली छोटी ब्रांचेस होंगी वहां पर फ्लावर्स मौजूद होते थे। एंड लास्ट वन इज द फ्लावर की कलर की बात की है। तो ये देखिए अब यहाँ पर 7 ट्रेड्स हैं और 7 ट्रेड्स की कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ चुकी हैं? 14 आ चुकी हैं। तो इसने पहला स्टेप क्या किया, इसने हर जो फॉर्म थी उसकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बना ली। क्या बनाए? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। अब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कौन सी होती हैं? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज एक ऐसी वैरायटी को कहते हैं अगर हम उसका क्रॉस करवाते हैं। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऐसी वैरायटीज अगर हम उनका क्रॉस करवाते हैं, उनको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह से होते हैं। अगेन देख लें बच्चे, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कौन सी वैरायटीज हैं? ऐसी वैरायटीज हैं अगर हम उन वैरायटीज का क्रॉस करवाते हैं, उनको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे? हूबहू अपने पेरेंट की तरह से ही होंगे। तो अब देखिए 7 ट्रेड्स हैं, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कितनी बनेंगी? 14 बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए पहली ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो पहली ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज थी सीड शेप में, उसकी शेप क्या थी? राउंड थी। अब राउंड की उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बना दी कैपिटल आर कैपिटल आर। और एक और बात याद रखनी है, जितनी भी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज होंगी तमाम की तमाम ट्रू ब्रीडिंग जो वैरायटीज हैं वो होमोजाइगस होंगी। उसकी जो जीनोटाइप क्या होगी? वो होगी होमोजाइगस। होमोजाइगस जीनोटाइप एक ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील्स क्या होंगे? सेम होंगे। उस जीनोटाइप को नाम देंगे होमोजाइगस जीनोटाइप का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए रिंकल्ड की बात की गई तो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज स्मॉल आर। ठीक है, सो इसी तरह से उसने क्या किया, इसकी 7 ट्रेड्स इन ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कितनी बनी? 14 बन गई। तो अब वो जो 14 वैरायटीज है, देखिए अब एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें क्या वाकई ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को अगर सेल्फ फर्टिलाइज करवाएं तो उनके ऑफस्प्रिंग सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज राउंड को ले रहा हूँ, कैपिटल आर, इसको सेल्फ फर्टिलाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होगा कि पहले यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन के नतीजे में अलील्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो अगेन क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन होगी तो अलील्स मिलेंगे। तो ये देखिए अब जो ऑफ स्प्रिंग बना है वो ऑफ स्प्रिंग हूबहू अपने पेरेंट की तरह से है। इट्स मीन्स कि आपके पास जो वैरायटी है वो कौन सी है? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। नेक्स्ट मूव करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा गया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक ट्रेट को फॉलो करेंगे। अब देखिए जरा, मेरे पास हैं 2 प्लांट, 2 मेरे पास पी के प्लांट हैं। अब उन दोनों प्लांट के अंदर तमाम की तमाम जो खसूसियात हैं वो सेम है। 2 प्लांट हैं मेरे पास पी के, ठीक है। उन दोनों प्लांट्स के अंदर बच्चे तमाम की तमाम खसूसियत क्या है? सेम है स्वाय एक खसूसियत के। तो अब दोनों के अंदर कितनी खसूसियत डिफरेंट है? सिर्फ एक खसूसियत क्या है? डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारी की सारी ये ट्रेड्स और बाकी जितनी भी ट्रेड्स हैं पाइजम सेटिवम के अंदर वो तमाम की तमाम सेम है दोनों की, लेकिन जो सीड शेप है ना वो डिफरेंट है। अब एक के अंदर जो सीड की शेप है वो राउंड है, स्मूथ है, दूसरे के अंदर जो सीड की शेप है वो क्या है? रिंकल्ड है। तो जब मैं
जब मैं क्रॉस करूंगा, क्रॉस के अंदर उस एक ट्रेट को स्टडी करूंगा तो वो उस क्रॉस को नाम दिया जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी करेंगे, एक ही वक्त में उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इस्तेमाल किया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, देखिए मैंने दो प्लांट के दरमियान, पाइजम सैटिवम के दो प्लांट के दरमियान क्रॉस करवाया है, दोनों में तमाम खसूसियत सेम है, लेकिन कितनी डिफरेंट होंगी, सिर्फ एक जो खसूसियत है वो क्या है, डिफरेंट है। जब उनको क्रॉस करवाया ऑफ स्प्रिंग बना। अब वो जो ऑफ स्प्रिंग बना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में, उस ऑफ स्प्रिंग को नाम दिया जाएगा और उस ऑफ स्प्रिंग को कहेंगे मोनोहाइब्रिड कहेंगे। द ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग जो उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब हम क्रॉस करवाएंगे दो पेरेंट्स के दरमियान, और वो उन दोनों पेरेंट्स के दरमियान कितनी खसूसियात डिफरेंट होंगी, सिर्फ एक खसूसियत डिफरेंट होंगी। उस ऑफ स्प्रिंग को क्या नाम देंगे, मोनो हाइब्रिड का नाम देंगे। नेक्स्ट जो क्रॉस है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम कितने ट्रेड्स को फॉलो करेंगे, द क्रॉस इन विच टू ट्रेड्स आर फॉलोड, द क्रॉस इन विच टू ट्रेड्स आर फॉलोड एट अ सेम टाइम, आर फॉलो एट सेम टाइम। अब इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि एक ऐसा क्रॉस दो पौधों के दरमियान या दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, पाइजम सैटिवम के दो प्लांट्स के दरमियान मैं क्रॉस करवाने वाला हूँ, दोनों की तमाम खसूसियत सेम है, लेकिन सिर्फ दो खसूसियत ऐसी हैं वो उनकी मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल सीड शेप इस प्लांट का और है, जो सेकंड प्लांट है, जो सेकंड पेरेंट प्लांट है उसका और है, सीड कलर इस प्लांट का और है, दूसरे का और है, लेकिन बाकी तमाम जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, सेम है। तो जब इस तरह का क्रॉस हम करवाएंगे उसे कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उस क्रॉस के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उन ऑफ स्प्रिंग को हम नाम देंगे डाई हाइब्रिड का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, डाई हाइब्रिड। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, द ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होगा कब बनेगा, that is produced by the cross fertilization between two parents, जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बनेगा दो पेरेंट्स के दरमियान, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। और उन दोनों पेरेंट्स के दरमियान कितनी खसूसियत डिफरेंट होनी चाहिए, दो खसूसियत क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और उस क्रॉस को हम नाम देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम उस क्रॉस को नाम देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और उस ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होंगे उनको क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड का नाम दे देंगे। यानी कि द ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म डिफरिंग इन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज डाई हाइब्रिड। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब और कौन सी टर्म यहाँ पर डिस्कस की गई है, नेक्स्ट जो टर्म है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है पेरेंटल जनरेशन का। पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशंस कौन सी होती हैं, जो आपके पास ट्रू ब्रीडिंग जनरेशंस होती हैं, जो आपके पास कौन सी जनरेशंस, जो आपके पास ट्रू ब्रीडिंग जनरेशंस होंगी या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस होंगी, जब उनका क्रॉस आपस में करवाया जाएगा उस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम नाम दे देंगे पेरेंटल जनरेशंस का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे पेरेंटल जनरेशंस का नाम दे देंगे, पेरेंटल जनरेशंस का नाम दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्रॉस देख लेते हैं, यहाँ पर मैं ट्रू ब्रीडिंग राउंड, ट्रू ब्रीडिंग की बात किया तो होमोजाइगस राउंड होगा। सो यहाँ पे देखिए ट्रू ब्रीडिंग राउंड का मैं क्रॉस करवा रहा हूँ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ। तो ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग राउंड, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड का क्रॉस करवाया, तो यहाँ से कैपिटल आर वाले अलील बने, यहाँ से अलील बने स्मॉल आर वाले। उसके बाद क्या हुआ, आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन चुका है। अब यहाँ पर पेरेंटल जनरेशंस के लास्ट पे जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, इन ऑफ स्प्रिंग्स को हम कहेंगे F1 जनरेशन या फिलियल फर्स्ट जनरेशन कह देंगे। इन्हें क्या कहेंगे, F1 जनरेशन और फिलियल
फर्स्ट जनरेशन्स का नाम दे देंगे। पेरेंटल जनरेशन्स क्या हैं, जो ट्रू ब्रीडिंग जनरेशन्स हैं, वैरायटीज़ हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं, उनके दरमियान जो क्रॉस है उसे हम नाम देंगे पेरेंटल जनरेशन्स का। उसके जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उन ऑफ स्प्रिंग को हम कहेंगे F1 जनरेशन्स का नाम दे देंगे, और जब F1 के क्रॉस होगा उसे हम F2 जनरेशन का नाम दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? सो लास्ट में हम देखेंगे कि जो मेंडल्स ने जितने भी मेंडल्स ने ये दो लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसने इन दो लॉज के अंदर जो डोमिनेंस रिलेशनशिप फॉलो किया है वो है कंप्लीट डोमिनेंस। कौन सा डोमिनेंस रिलेशन है यहाँ पे? कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप को फॉलो किया गया है। कंप्लीट डोमिनेंस एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक अलील मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट होता है दूसरे अलील के ऊपर, उस डोमिनेंस रिलेशनशिप को कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंट का नाम दे देंगे। यानी कि F1 क्रॉस F1 जो जनरेशन है या पेरेंटल जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R आपको मिल रहा है और साथ में मिल रहा है स्मॉल r। तो यहाँ पर जो कैपिटल R है वो खुद को शो करवा रहा है, वो खुद को शो करवा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे डोमिनेंट का नाम दे देंगे। और जो स्मॉल r है उसकी ट्रेट क्या थी, वो क्या कंट्रोल कर रहा था? स्मॉल r सीड को शेप दे रहा था रिंकल्ड, यहाँ पर वो मास्क हो गया है, जिसकी वजह से हम उसको क्या नाम दे देंगे? उसे हम नाम दे देंगे रिसेसिव का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.